नमस्कार, साइलेंट इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बड़े भाई साहब। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मेरा बड़ा भाई मुझसे 5 साल बड़ा था। हालांकि हमने एक ही उम्र में स्कूल जाना शुरू किया था, लेकिन वह मुझसे सिर्फ 3 कक्षा आगे था। जब शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय की बात आती है तो सिर्फ शैतान ही उसे पीछे छोड़ सकता था। वह एक पूर्णतावादी था और वह चाहता था कि उसकी बुनियादी बातें इतनी मजबूत हों कि वह एक गगनचुंबी इमारत खड़ी कर सके। 1 साल का काम पूरा करने में उसे 2 साल लग गए। काम को तीसरे साल तक बढ़ाना आम बात थी। अगर आधार मजबूत नहीं है तो इमारत बनाने का क्या मतलब है। मैं छोटा था, वह बड़ा था। जब मैं 9 साल का था, वह 14 साल का था। मेरे कामों पर नजर रखना उसका जन्मसिद्ध अधिकार था। उसके आदेश को कानून मानना मेरे लिए अच्छा था। वह स्वभाव से ही अध्ययनशील था। हमेशा कोई न कोई किताब पढ़ता रहता। दिमाग को राहत देने के लिए किताबों और कॉपियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों के चित्र बनाता। कभी कभी एक नाम, एक शब्द या एक वाक्य को लगातार 10-20 बार लिख देता। यहाँ तक कि वह तारीफ को भी सुलेखित फॉन्ट में कई बार कॉपी कर लेता। वह ऐसे शब्द भी बनाता जिसका न कोई अर्थ होता, न कोई व्यंजन। मैंने जो कुछ शब्द देखे, खास, अमीना, भाई भाई, एक्टुली, भाई भाई, राधेश्याम, 1 घंटे तक उसके बगल में एक आदमी का चेहरा बना था। मैंने समझने की कोशिश की पर व्यर्थ, और मुझ में उससे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वह 9वीं कक्षा में था और मैं 5वीं कक्षा में। उसकी रचनाओं को समझने के लिए पहले मुझे उसके स्तर तक पहुंचना होगा। पढ़ाई में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था। 1 घंटा पढ़ना पहाड़ चढ़ने के बराबर था। मैं हमेशा हॉस्टल से निकलकर खेल के मैदान में जाने का मौका तलाशता रहता था। कभी कंकड़ फेंकता, कभी कागज की तितलियां बनाता और कोई दोस्त मिल जाए तो दिन बन जाता। हम दीवार चढ़ते, तख्ते पर मोटर कार की तरह चढ़ते। जब दीवार के भीतर पहुंचता तो भाई के चेहरे पर क्रोध की झलक मेरी सांसें छीन लेती। कहाँ थे तुम? हमेशा एक ही सवाल, एक ही लहजे में और जवाब में सिर्फ खामोशी। पता नहीं क्यों मैं उसे यह जवाब नहीं दे पाया कि मैं पार्क में खेल रहा था। मेरी खामोशी ही मेरा अपराध सिद्ध कर रही थी। बड़े भाई को कोई और बीमारी नहीं थी सिवाय स्नेह और क्रोध की पीक पिलाने के। अगर तुम अंग्रेजी इसी तरह पढ़ते हो तो इस जीवन में एक भी प्रशंसा सीखने की बात भूल जाओ। अंग्रेजी सीखना कोई मजाक नहीं है कि कोई चोर सीख जाए। नहीं, तुम्हें दिन रात अपनी आंखें फोड़नी पड़ती हैं और अपना खून जलाना पड़ता है, तभी तुम इस विधा पर महारत हासिल कर पाओगे। और तब बात आती है, हाँ, बोलने की। लिखने और व्याकरण में तो बड़े बड़े विद्वान भी निपुण नहीं होते। बोलना तो दूर की बात है। और मुझे कहना पड़ता है, तुम कितने घोंघे हो कि मुझसे कुछ नहीं सीखते। तुम देखते हो कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। अगर तुम नहीं सीखते तो यह तुम्हारी आंखों की, तुम्हारी बुद्धि की भूल है। कितने गंदे सिर्फ जोकर होते हैं। क्या तुमने मुझे कभी देखा है? रोज अनगिनत क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं तो पास भी नहीं होता। मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ, उस पर भी मैं एक ही कक्षा में 2-2, 3-3 साल बिताता हूँ। फिर तुम खेलने में समय बिताने की उम्मीद कैसे कर रहे हो? मैं एक कक्षा में सिर्फ 2-3 साल बिताता हूँ, तुम तो पूरी जिंदगी बिता दोगे। अगर तुम अपनी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद करना चाहते हो तो बेहतर है कि घर जाओ और मौजमस्ती करो। पिता की मेहनत की कमाई बर्बाद मत करो। इस व्यंग्य के बाद मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। मेरे पास क्या जवाब था? मैं ही अपराधी था जिसे सजा मिलनी चाहिए थी। बड़ा भाई सजा देने में माहिर था।
उसके शब्द चाकू से भी तीखे थे। मेरा दिल लाखों टुकड़ों में कट गया और मेरा उड़ता हुआ आत्मविश्वास जमीन पर गिर गया। मैं अपने अंदर इतनी ऊर्जा नहीं जुटा पाया कि मैं जी जान से मेहनत कर सकूं और दुख में सोचता रहा, क्या मैं घर वापस लौट जाऊं? जो काम मैं पूरा नहीं कर सकता उसे क्यों शुरू करूं? मैं अपनी मूर्खता स्वीकार करने को तैयार था, लेकिन इतनी मेहनत मैं नहीं संभाल सकता। लेकिन 1-2 घंटे के अवसाद के बाद मैंने अपना पूरा मन पढ़ाई में लगाने का फैसला किया और देखते ही देखते टाइम टेबल तैयार हो गया। बिना किसी योजना, बिना किसी स्कीम के काम कैसे शुरू करूं? और मैंने खेलने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। सुबह जल्दी उठना, 6 बजे तैयार होना और नाश्ता खत्म करने के बाद पढ़ाई का समय। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 गणित, 9 से 9:30 इतिहास, फिर स्कूल के लिए निकलना। घर लौटने के बाद आधा घंटा आराम के लिए। 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक व्याकरण, हॉस्टल के पार्क में आधा घंटा टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी समझ, भोजन के बाद 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध अभ्यास, फिर आराम। लेकिन कहना बेहतर है, करना मुश्किल। पहले दिन से ही मैं टाइम टेबल लागू करने में असमर्थ था। खेल के मैदान की खूबसूरत हरी घास, हवा का हल्का झोंका, फुटबॉल मैच की ऊर्जा, कबड्डी की गंध, वॉलीबॉल की तेजी मुझे बहुत आकर्षित करती थी। और जब मैं खेल के मैदान में होता तो भगवान ही मुझे रोक सकता था और बड़े भाई को फिर से मुझे डांटने का मौका मिल जाता। मैं हमेशा उनकी आंखों में न देखने की कोशिश करता। मैं किसी तरह कमरे में दबे पाव जाता। जिस तरह से उन्होंने मुझे देखा, मेरी सांस रुक गई। मैं ब्लेड के नीचे जी रहा था। जिस तरह न्याय के क्षण में एक आदमी मोहभंग और प्रलोभनों के बीच झूलता है, मैं किसी भी व्यंग्य और दंड को सहने के लिए तैयार था, लेकिन खेलना नहीं छोड़ रहा था। वार्षिक परीक्षाएं हुईं। बड़े भाई फेल हो गए, मैं पास हो गया। मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया। बड़े भाई अब मुझसे केवल 2 कक्षा आगे थे। मैं बड़े भाई को चिढ़ाने के लिए तैयार था, लेकिन वे इतने दुखी थे कि मैंने यह विचार त्याग दिया। मुझे उनके लिए बुरा लगा और इस तरह के विचार रखने पर थोड़ी शर्म भी आई। हाँ, अब मैं थोड़ा गर्व और आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। बड़े भाई मुझ पर पहले की तरह शेखी नहीं बघार सकते थे। मैं अपनी मर्जी से खेलने के लिए स्वतंत्र था। मेरा दिल मजबूत था। अगर वे मुझे रोकने की कोशिश करते तो मैं सीधे कह देता, क्या तुम्हारी सारी मेहनत काम आई? मैं अपनी कक्षा में ऐसे ही प्रथम आया। हालांकि मुझे ऐसा कुछ कहने की कभी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मेरे रंग से यह स्पष्ट था कि उनका मुझ पर से खौफ खत्म हो गया था। बड़े भाई ने पहले ही यह भांप लिया था। उनका सामान्य ज्ञान शीशे से भी अधिक स्पष्ट था और एक दिन जब मैं रात के खाने पर अपना पूरा समय देकर लौटा तो बड़े भाई ने गरज से भी अधिक जोर से कहा, समय बताएगा। तुमने अपनी परीक्षाएं पास की और इस साल प्रथम स्थान प्राप्त किया। तुमने यही सब कुछ समझा था, लेकिन मेरे भाई, घमंड की कीमत चुकानी पड़ती है। तुम कौन हो? आप अच्छी तरह जानते हैं कि रावण के साथ क्या हुआ था। आपने उसके चरित्र से क्या संदेश लिया? या आप ऐसे ही पास हो गए? परीक्षा पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है अपने दिमाग को विकसित करना। जो आप समझते हैं उसे जानें और जो आप जानते हैं उसे समझें। रावण पृथ्वी का स्वामी था। हर जीवित राजा उसका सम्मान करता था। शक्तिशाली राजा उसके दास थे, लेकिन क्या वह अपनी मृत्यु को रोक सकता था? उसके अंतहीन अभिमान ने उसे निगल लिया। जब उसका समय आया तो उसे पानी देने वाला कोई नहीं था। मनुष्य को जो करना है वह करना चाहिए, लेकिन अभिमान नहीं। कोशिश करो और तुम चले जाओगे। शैतान ने उस पर हाथ रखा होगा।
वह इस विश्वास में जी रहा था कि वह भगवान का एकमात्र भक्त है, कोई और उसकी भक्ति से मेल नहीं खा सकता। अंत में उसे स्वर्ग के दरवाजे से नरक में धकेल दिया गया। शाहरुख एक आत्मर्तिवादी था। वह मदद की गुहार लगाते हुए मर गया। आपने अभी अभी एक कक्षा उत्तीर्ण की है और आप पहले से ही उड़ रहे हैं। यह ध्यान रखें कि आप अपनी मेहनत से उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। अंधे को खजाना मिल गया। एक अंधे को एक बार खजाना मिल सकता है, लेकिन यह असंभव है कि वह इसे फिर से पा सके। यहां तक कि नौसिखिए खिलाड़ी भी खेल में स्कोर कर सकते हैं, लेकिन इससे वह विशेषज्ञ खिलाड़ी नहीं बन जाता। अच्छे खिलाड़ी वे होते हैं जो एक भी शॉट नहीं चूकते। मेरी स्थिति को गंभीरता से न लें। एक बार जब आप मेरी कक्षा में आ जाएंगे तो आपको पत्थर खाना पड़ेगा। बीजगणित और ज्यामिति की अवधारणाएं विदेशी लगेंगी और इंग्लैंड का इतिहास कोई प्रासंगिक नहीं होगा। आपको सम्राटों के नाम याद रखने चाहिए। एक पंक्ति में 8 से अधिक हेनरी हैं। हेनरी ने जो कांड किया वह केक पर क्रीम नहीं है। और अगर आपने हेनरी 8 के बजाय हेनरी 7 लिखा तो एक बड़ा शून्य, एक भी अंक नहीं। होश में हो। दर्जनों जेम्स, दर्जनों चार्ल्स और ग्रॉस कार्ल। दिमाग गठिया से संक्रमित हो गया। समझ से परे नाम उन बेचारों के। किसी ने अपने नाम के आगे 1, 10, सैकड़ों, हजारों अंक लगा रखे थे। मुझसे पूछते तो मैं लाखों नाम बता देता। और ज्यामिति तो भगवान ही जानता है। अगर एजेबी की जगह एबीजे लिख दिया तो कुछ नहीं मिला। और कोई नहीं पूछता कि इन बेरहम नासमझों में क्या फर्क है और तुम क्यों किसी बकवास के लिए मासूम बच्चों को मार रहे हो। मैंने दाल चावल रोटी खाई, मैंने दाल चावल खाई, क्या मतलब? वे चाहते हैं कि हम किताब से एक एक शब्द रट लें। यह सब शिक्षा के नाम पर रह गया है और ऐसी बेकार की बकवास का क्या मतलब? उस रेखा पर लंब खींचिए तो आधार की लंबाई मूल की दोगुनी हो जाती है। पूछिए इसका क्या कारण है? दुगना नहीं बल्कि मूल का चतुष्कोण या बायां आधा। मेरी शक्ति से, लेकिन आपसे परीक्षा पास करने की भी अपेक्षा की जाती है। वे कम से कम 4 पृष्ठों में समय सीमित लक्ष्यों पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहते हैं। एक नोटबुक खोली, हाथ में एक कलम, अब प्रत्येक पंक्ति में इसके लिए रोना। कोई नहीं जानता कि समय सीमित लक्ष्य बहुत अच्छे हैं। यह जीवन में अनुशासन लाता है। कई लोगों को यह आकर्षक लगता है और यह व्यवसाय के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन इस लघु विषय पर पूरे 4 पृष्ठ कैसे लिखें? मैं इसे एक वाक्य से थोड़े अधिक में व्यक्त कर सकता हूं। इस पर ग्रंथ क्यों लिखें? मैं इसे निरंकुशता मानता हूं। यह समय का कुशल उपयोग नहीं, बल्कि इसे बेकार शब्दों से भर देने के लिए इसका खूनी दुरुपयोग है। हम चाहते हैं कि लोग सीधी मुद्दे पर बात रखें और फिर अपने काम से काम रखें। समय सीमा के लक्ष्यों पर संक्षेप में एक अनुच्छेद लिखिए जो 4 पृष्ठों से कम न हो। बढ़िया। वे केवल 4 पृष्ठ संक्षेप में मांग रहे हैं। नहीं नहीं, संक्षेप में 100-200 पृष्ठ होने चाहिए। तेज भागो पर धीरे धीरे। यह कैसी बात है? इतनी सरल बात तो बच्चा भी समझ सकता है, पर उन परीक्षकों में जरा भी समझ नहीं है। उन्हें यह कहते हुए कोई शर्म नहीं आती कि वे शिक्षक हैं। एक बार आप मेरी कक्षा में आ गए, सर, आपको यह सब करना पड़ेगा और फिर आपको रोटी की कीमत पता चलेगी। इस कक्षा में प्रथम आने के जो पंख आपके पास हैं, उन्हें काटकर मेरी बात सुनिए। बेशक मैं फेल हो गया, पर मैं आपसे बड़ा हूं। मुझे इस दुनिया का ज्यादा अनुभव है। मैंने जो कुछ भी आपको बताया उसे सीखिए, नहीं तो बाद में पछताइए। घड़ी में स्कूल का समय लगभग दिख रहा था। भगवान जाने कब यह लेक्चर खत्म होगा। खाना परोसा गया, लेकिन स्वादहीन लगा। प्रथम आने पर इतनी घृणा,
फेल होने पर शायद मेरी हत्या हो गई। भाई ने अपनी कक्षा में जो छवि शिक्षा दी, उससे मैं डर गया। यह आश्चर्य की बात थी कि मैंने स्कूल नहीं छोड़ा, लेकिन अपमान के इतने बड़े पैमाने पर भी मेरी रुचि किताबों में नहीं जा पाई। मैंने खेल के मैदान में जाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। मैंने पढ़ाई भी की, लगभग नहीं। मैंने इतना पढ़ा कि हर दिन का काम पूरा हो जाए और कक्षा में अपमानित न होना पड़े। मेरा सारा आत्मविश्वास खत्म हो गया और मैं फिर से चोर की तरह जी रहा था। फिर वार्षिक परीक्षा हुई और ऐसा संयोग हुआ कि मैं पास हो गया और बड़ा भाई फिर फेल हो गया। हालांकि मैंने उतनी मेहनत नहीं की थी, पर मैं फिर प्रथम आ गया। मैं चकित था। बड़ा भाई बहुत मेहनत करता था और हर शब्द का स्वाद चखता था। 10 बजे के बाद बाएं, 4 बजे के बाद दाएं, 6 से 9 बजे स्कूल जाने से पहले। वह इतना सुन्न हो गया था, फिर भी बेचारा भाई फेल हो गया। मुझे उस पर दया आ गई। जब अंतिम परिणाम घोषित हुआ तो वह रोने लगा और मैं भी रोने लगा। मेरे प्रथम आने की खुशी आधी रह गई। अगर मैं फेल हो जाता तो बड़े भाई को उतना बुरा नहीं लगता, पर जो हुआ उसे कौन बदल सकता है। बड़े भाई अब मुझसे एक दर्जा आगे थे। मेरे दिल में एक कुटिल भावना उभरी कि अगर बड़े भाई फिर से फेल हो गए तो मैं उनकी कक्षा में आ जाऊंगा। किस आधार पर वे मुझे डांटेंगे, लेकिन मैंने किसी तरह इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। वे मेरे हित में मुझे डांटते हैं। बेशक मुझे यह पसंद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह उनकी शिक्षाओं का ही परिणाम है कि मैं हर परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होता हूं। बड़े भाई का स्वभाव कुछ नरम हुआ। यद्यपि उसे मेरी जांच करने के अनेक अवसर मिले, पर उसने धैर्य से काम लिया। शायद वह समझ गया था कि उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है, या बचा भी तो थोड़ा ही। मैंने उसकी सहनशीलता को मापना शुरू किया। मैं कुछ तर्कहीन अनुमान लगाता कि मैं पढ़ूं या न पढ़ूं, पास तो हो ही जाऊंगा। मेरा भाग्य इतना प्रबल है, बड़े भाई के डर से जो थोड़ी बहुत पढ़ाई होती थी वह भी बंद हो गई। मैंने एक नया शौक खोज लिया, पतंगबाजी। और अब मेरा सारा समय इसके लिए समर्पित नहीं होता था, पर बड़े भाई के प्रति मेरा आदर कभी कम नहीं हुआ और मैंने कभी उनके सामने पतंगबाजी नहीं की। मंजे देना, कन्ने देना, पतंगबाजी प्रतियोगिताएं, ऐसी सारी समस्याएं गुप्त रूप से हल हो जाती थीं। मैं नहीं चाहता था कि बड़े भाई को यह संदेह हो कि मैं अब उनका आदर नहीं करता। एक दिन शाम को मैं हॉस्टल से दूर एक पतंग का पीछा कर रहा था। मेरी आंखें आसमान की ओर और दिल उसे देख रहा था। वह हल्की हवा में उड़ रही थी। मेरे कानों में एक प्रेम गीत फुसफुसा रही थी। मैं उसके साथ जमीन पर उड़ रहा था। बच्चों की एक सेना पागलों की तरह उसका पीछा कर रही थी और वे उसका स्वागत झाड़ीदार बांस की छड़ी से कर रहे थे। किसी को भी आसपास के माहौल का एहसास नहीं था। हर कोई उसके साथ अनंत विमानों में उड़ रहा था। न कोई मोटर कार, न कोई ट्राम और न ही कोई कार। अचानक मैं बड़े भाई से टकरा गया। शायद वह बाजार से लौट रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम इन गली के बच्चों के साथ पतंग कैसे पकड़ सकते हो? क्या तुम्हें जरा भी होश नहीं कि तुम अब छोटे दर्जे के नहीं रहे? तुम अब 8वीं कक्षा में हो, मुझसे बस एक दर्जे कम। वे लोग कैसे हैं जो अपनी स्थिति नहीं जानते? एक समय था जब 8वीं कक्षा वाले नायब तहसीलदार होते थे। मैं ऐसे अनगिनत दलालों को जानता हूं जो अब डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेंट हैं। कई पत्रकार और लेखक 8वीं कक्षा पास करके आए हैं। बड़े बड़े नाम उनके अधीन काम करते हैं और तुम उसी कक्षा में गली के बच्चों के साथ पतंग के लिए दौड़ रहे हो। तुम्हारी मूर्खता पर दया आती है। तुम होशियार हो, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं, लेकिन वह होशियारी किस काम की जब उससे गरिमा न मिले?
तुम शायद सोचते हो कि मैं अब बड़े भाई से बस एक दर्जे नीचे हूँ, उन्हें मुझे कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है। यह तुम्हारी भूल है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और अगर तुम आज मेरी कक्षा में आए और अगर शिक्षक नहीं बदले तो तुम निश्चित रूप से मेरे साथ रहोगे। अगले साल तुम मुझसे भी आगे निकल जाओगे, लेकिन तुम में और मुझ में उम्र का अंतर भगवान की इच्छा से भी कम नहीं होगा। चाहे तुम MPhil MA.D.Phil क्यों न कर लो। मुझे इस दुनिया का बहुत अनुभव है और हमेशा रहेगा। पाठ्य पुस्तकों में ज्ञान नहीं होता। हमारी माँ कभी स्कूल नहीं गई और पिताजी ने 5वीं-6ठी कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया, लेकिन अगर हम इस दुनिया का सारा ज्ञान पढ़ लें तो उन्हें हमेशा हमारे कामों को समझाने और जांचने का अधिकार रहेगा। इसलिए नहीं कि वे हमारे माता पिता हैं, बल्कि इसलिए कि वे बहुत सी ऐसी बातें जानते हैं जो आप और मैं नहीं जानते। अमेरिका में किस तरह की विधायिका है और हेनरी अष्टम की कितनी पत्नियां थीं और आकाश में कितने तारामंडल हैं, हो सकता है उन्हें इनका उत्तर न पता हो, लेकिन ऐसी लाखों छोटी छोटी बातें हैं जो वे आपसे और मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं। किस्मत का खेल न हो, अगर आज मैं बीमार हो गया तो तुम घबरा जाओगे। मुझे नहीं लगता कि तुम पिताजी को बताने के अलावा कुछ कर सकते हो, लेकिन पिताजी होते तो वे कांपते भी नहीं, बिल्कुल नहीं घबराते। वे खुद बीमारी पहचानने की कोशिश करेंगे, अगर बीमारी ठीक न हुई तो डॉक्टर को बुलाएंगे। शायद मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं, लेकिन तुम और हम बजट बनाना भी नहीं जानते। पिताजी जो पैसा भेजते हैं हम 20 दिन में खर्च कर देते हैं और फिर जो पैसा बचता है उसे बचाने की कोशिश करते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी दर्जी से परहेज करने लगते हैं। जो पैसा हम खर्च करते हैं वह तुम्हें मिलना चाहिए। हमारे पिताजी बचपन में आधे पैसे में काम चला लेते थे। हमारे हेडमास्टर का उदाहरण ही ले लो। वे यहां से नहीं, ऑक्सफोर्ड से मास्टर ऑफ आर्ट्स क्वालिफाइड हैं। वे 1000 रुपए कमाते हैं, लेकिन बाकी काम कौन करता है? उनकी बूढ़ी मां करती हैं। यहां हेडमास्टर की डिग्री न के बराबर थी। उनका कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। जिस दिन उनकी मां घर में आई, लक्ष्मी ने घर को धन्य कर दिया। तो मिस्टर, इस गलत धारणा में मत रहो कि तुम वैसे भी मेरे पास हो और आजादी पा चुके हो। जब तक मैं जिंदा हूं तुम कभी भी जीवन में कमजोर नहीं पड़ोगे। अगर तुम नहीं समझोगे हाथ दिखाते हुए तो मैं इसका इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटूंगा। मुझे पता है तुम कड़वाहट महसूस कर रहे हो। मैं उनकी चालों से मंत्रमुग्ध हो गया। आज मुझे अपनी तुच्छता का एहसास हुआ और बड़े भाई के प्रति मेरे हृदय में कुछ भावना उत्पन्न हुई। मैंने भीगी आंखों से कहा, नहीं, आप जो भी कहते हैं वह सत्य है और आपको उसे कहने का अधिकार है। बड़े भाई ने मुझे गले लगाया और बोले, मैं यह नहीं कहता कि पतंग मत उड़ाओ। मैं भी पतंग उड़ाना चाहता हूं, पर मैं विवश हूं। यदि मैं ही भटक गया तो फिर तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकूंगा? यह कर्तव्य मेरा है। संयोग से एक पतंग हमारे सिर के ऊपर से उड़ी। उसका धागा लटका हुआ था। लड़कों की एक फौज उसका पीछा कर रही थी। बड़ा भाई काफी ऊंचा था। उसने धागा छीन लिया और बेतहाशा हॉस्टल की ओर भागने लगा। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था।